The Mughal Empire. Mughal traditions of succession. Succession means who will become the next ruler after a ruler. The Mughal did not believe in the rule of primogeniture, where the eldest son inherited his father's estate. Instead, they followed the Mughal and Timurid custom of corpus seniori inheritance, और अ डिवीजन ऑफ इनहेरिटेंस अमंगस्ट ऑल द सन्स. कि अगर हम नॉर्मल मोनेरिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं तो उसमें मेनली राजा के बड़े बेटे को राजा बनाया जाता है, लेकिन जो मुग़ल थे वो इस सिस्टम में बिलीव नहीं करते थे. दिस सिस्टम इज़ नॉन एज प्रोमोजानिचर. इट मीन्स कि राजा के मरने के बाद उसके बड़े बेटे को राजा बनाया जाए. इंस्टेड जो मुग़ल्स थे वो बिलीव करते थे कॉर्पोरेट सिनेरी. कॉर्पोरेट सिनेरी इज़ अ सिस्टम जहाँ पर पूरे एम्पायर को, पूरे एरिया को राजा के सभी बेटों के बीच में बराबर बांट दिया जाता था. मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स. Mughals campaigned constantly against rulers who refused to accept their authority. We know that from 16th to 18th century, Mughals were really powerful in India. और उन्होंने उन सब स्टेट्स के ऊपर हमले किए जिन्होंने मुगल्स की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट नहीं किया. लेकिन कुछ मुगल्स जैसे जैसे पावरफुल होते गए, कुछ राजाओं ने तो अपने आप मुग़ल एम्पायर को ज्वाइन कर लिया, और इसका एग्जाम्पल है राजपूत्स. बहुत सारे राजपूत रूलर्स ने अपनी बेटियों की शादी मुग़ल फैमिली में कर कर मुग़ल एम्पायर में बहुत हाई पोजीशंस पा ली थी. लेकिन कुछ रूलर्स ऐसे थे, कुछ राजपूत रूलर्स ऐसे थे जिन्होंने मुग़ल सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट नहीं किया. द सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुग़ल अथॉरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम. मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत्स ने एक लंबे समय तक मुग़ल अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं किया. वंस डिफीटेड, हाउएवर, दे वर ऑनरेबली ट्रीटेड बाय मुगल्स, गिवन देयर लैंड बैक एज असाइनमेंट. लेकिन मुगल्स ने उनको हरा दिया और मुगल्स ने उनको बहुत ही सम्मानपूर्वक उनके साथ व्यवहार किया और उन्हें उनकी जो ज़मीन थी, उनकी जो लैंड थी, वो वापस कर दी. The careful balance between defeating but not humiliating their opponents enabled the Mughals to extend their influence over many kings and chieftains. तो मुगल्स रूलर्स का एक बहुत ही अच्छा सिस्टम था जिसके अकॉर्डिंग वो हारने वालों को भी बेइज्जत नहीं किया करते थे और बहुत ही रिस्पेक्टफुली उनकी जो ज़मीन थी जिसके ऊपर मुगल्स कब्ज़ा करते थे वो उन्हें लौटा दिया करते थे. इट मीन्स कि जो जीते हुए एरियाज़ थे वो इनडायरेक्टली मुगल्स के कंट्रोल में आ जाते थे और उनके इस अच्छे व्यवहार की वजह से बहुत सारे रूलर्स अपने आप मुग़ल अथॉरिटीज़ को स्वीकार कर लेते थे. लेकिन कई बार इस बैलेंस को बनाए रखना मुश्किल हो जाता था. औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी व्हेन ही केम टू एक्सेप्ट मुग़ल अथॉरिटी. यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल की बात करेंगे कि औरंगजेब के समय में जब मराठा रूलर शिवाजी मुग़ल एम्पायर को एक्सेप्ट करने के लिए आया तो औरंगजेब ने शिवाजी की बहुत ज़्यादा बेइज्जती की, शिवाजी को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट किया और इसकी वजह से शिवाजी जो हैं वो आगरा के किले से भाग गए. और उसका जो रिज़ल्ट है वो हम पिछले सेक्शन में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से फिर मराठास जो हैं वो मुगल्स के अगेंस्ट हो गए थे और बहुत सारे रिबिलियन, यहाँ तक कि औरंगजेब के बेटे अकबर को भी मराठास ने भड़काकर औरंगजेब के खिलाफ खड़ा कर दिया था. मनसबदार एंड जागीरदार. As the empire expanded to encompass different regions, the Mughal recruited diverse body of people. From a small nucleus of Turkish nobles, they expanded to include Iranian, Indian Muslims, Afghans, Rajputs, Marathas and other groups. तो जिस तरह से धीरे धीरे मुग़ल एम्पायर फैलने लगा तो मुग़ल रूलर्स ने, मुग़ल राजाओं ने अलग अलग तरह के लोगों को मुग़ल एम्पायर में अपने दरबार में शामिल करना शुरू कर दिया. जहाँ पहले सिर्फ थोड़े से तुर्किश यानी कि नॉबल्स हुआ करते थे उनके पास, अब धीरे धीरे उनके कोर्ट में ईरानियन,
इंडियन मुस्लिम्स, अफगान, राजपूत, मराठास और भी अलग अलग तरह के लोग शामिल थे. Those who joined मुगल सर्विस वर एनरोल्ड एज मनसबदार. और जो लोग भी मुगल सर्विसेज को ज्वाइन करते थे उन्हें मनसबदार कहा जाता था. The term mansabdar refers to an individual who holds a mansab meaning a position or rank. तो मनसबदार शब्द उस व्यक्ति के लिए यूज किया जाता था जिसके पास एक मनसब होता है. मनसब का मतलब मुगल कोर्ट में कोई भी पोजीशन या रैंक. इट वॉज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज बाय मुगल्स टू फिक्स रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो मनसब शब्द को यूज़ करते थे किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी व्यक्ति का मुगल कोर्ट में रैंक जानने के लिए, उसकी सैलरी के लिए और उसकी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए. रैंक एंड सैलरी वॉज डिटरमाइंड बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यूज कॉल्ड ज़ैट. और किसी भी मनसबदार का रैंक और सैलरी किस बात पर डिपेंड करती थी? ज़ैट पर. ज़ैट एक्चुअली क्या है? एक सिस्टम है जिसके अंदर मनसबदार्स को कावरी मैन प्रिपेयर करने होते हैं. कावरी मैन मतलब घुड़सवार. बिकॉज जब भी कोई लड़ाई होती है तो अलग अलग तरह के सैनिक होते हैं. इट मीन्स कि कुछ सैनिक वो होते हैं जो पैदल चलकर लड़ाई करते हैं, कुछ घोड़े पर सवार होकर लड़ाई करते हैं, कुछ हाथी पर होते थे, कुछ रथों में होते थे. बिकॉज एट दैट टाइम जीप्स, टैंक्स, कार्स, दीज वर नॉट देयर, ना गन्स होती थी. तो मनसबदार का मेनली काम होता था कावरी मैन. इट मीन्स घोड़े पर जो बैठे हुए सवार सैनिक है उनको तैयार करना. और ज़ैट की वैल्यू जो है वो अलग अलग होती थी. लाइक यह हाईएस्ट नंबर जो था दैट वाज 5000, यानी कि वो मनसबदार जिसे 5000 घुड़सवार तैयार करने हैं. इट मीन्स कि जो ज़ैट 1000 है तो 5000 ज़ैट जो है वो उससे ज़्यादा माना जाता था और उसी के अकॉर्डिंग उनकी रैंक और सैलरी डिसाइड किया करती थी. द हायर द ज़ैट द मोर प्रेस्टिजियस वॉज द नोबल पोजिशन इन कोर्ट एंड लार्जेस्ट हिज सैलरी. और जिस मनसबदार के पास जितना बड़ा ज़ैट होता था तो मुगल कोर्ट में, दरबार में उसकी उतनी ही ज़्यादा प्रेस्टीज मतलब वैल्यू हुआ करती थी और उतनी ही ज़्यादा उसकी सैलरी हुआ करती थी. The Mansabdar military responsibility required him to maintain a specified number of सवार और कावरीमैन. मनसबदार की मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि उसे जो घोड़े पर सवार सैनिक है उनको तैयार करना होता था. मनसबदार brought his cavalrymen for review, got them registered, their horses branded and then received money to pay them as salary. मनसबदार अपने घुड़सवारों को तैयारी करवा के राजा के सामने पेश किया करते थे. फिर उनको रजिस्टर किया जाता था. उनके घोड़ों के ऊपर एक तरह की स्टैंप लगाई जाती थी. इट मीन्स कि अब ये जो फोर्सेस हैं ये मुग़ल सर्विसेज में है, मुग़ल आर्मी में है. और उसके बाद उन्हें पैसा दिया जाता था ताकि वो अपने इन कावरी मैन, इन घुड़सवारों को सैलरी दे सके. Mansabdar received their salaries as a revenue assignment called Jagir, which were somewhat like Iktas. In last chapter हमने इक्तास के बारे में पढ़ा था. इक्तास क्या थे? इक्तास were the piece of land which were given against the salary. It means कि जो monarch थे, जो राजा थे, वो अपने मिलिट्री कमांडर्स को कैश सैलरी ना देकर एक ज़मीन दे दिया करते थे और उस ज़मीन से जितना भी टैक्स कलेक्ट होता था वो उनकी सैलरी हुआ करता था. लेकिन सिस्टम वॉज सेम, बट मुग़ल सिस्टम के अंदर इक्तास को हम जागीर्स का नाम देते हैं. बट अनलाइक मुक्तीज, मोस्ट मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन और एडमिनिस्टर देयर जागीर्स. लेकिन इक्ता सिस्टम में क्या होता था कि इक्तादार अपने इक्ता से रेवेन्यू कलेक्ट किया करता था. लेकिन जागीरदार या मनसबदार ऐसा नहीं करते थे. वो एक्चुअली उस एरिया में नहीं रहते थे जहाँ पर उनको जागीर मिलती थी. बस उस एरिया से टैक्स कलेक्ट करवा कर उनके पास भिजवा दिया जाता था. इट मीन्स मनसबदार के नौकर उस एरिया से टैक्स कलेक्ट किया करते थे और वो देश के किसी और हिस्से में रहा करते थे. In Akbar reign, these Jagirs were carefully assessed
so that their revenues were roughly equal to the salary of mansabdar. अकबर के समय में जागीर को बहुत ही केयरफुली नापा जाता था और देखा जाता था कि वहाँ से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा, जो भी टैक्स कलेक्ट होगा, वो मनसबदार की सैलरी के बराबर होना चाहिए. By Aurangzeb reign this was no longer the case and the actual revenue collected was often less than the granted sum. लेकिन औरंगजेब के समय में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि कई बार मनसबदार की जितनी सैलरी फिक्स होती थी उस एरिया से या उस जागीर से उतना टैक्स कलेक्ट नहीं हो पाता था. वो कलेक्टेड टैक्स जो है वो टोटल अमाउंट से कम हुआ करता था. There was also a huge increase in the number of mansabdar, which meant a long wait before they received a जागीर. अकबर के समय में अगर हम बात करें तो देयर वर 29 मनसबदार्स, बट इन द टाइम ऑफ औरंगजेब देयर वर 79 जागीरदार्स. तो जैसे जैसे मनसबदार्स के नंबर इंक्रीज होने लगे, मनसबदार बढ़ने लगे, तो लेकिन ज़मीन तो उतनी ही थी, तो उनको जागीर मिलने के लिए उन्हें वेट करना पड़ता था. दीज एंड अदर फैक्टर क्रिएटेड अ शॉर्टेज इन नंबर ऑफ जागीर्स, और इसकी वजह से मनसबदार का नंबर बढ़ गया लेकिन जागीर का नंबर कम हो गया. एज अ रिजल्ट मैनी जागीरदार ट्राई टू एक्सट्रैक्ट एज मच रेवेन्यू एज पॉसिबल वाइल दे हैड अ जागीर. तो इस तरह से लंबे इंतज़ार के बाद जैसे ही किसी जागीरदार को ज़मीन मिलती थी तो वो अपनी मनमर्जी से टैक्स वसूल किया करते थे. औरंगजेब वॉज अनेबल टू कंट्रोल दीज डेवलपमेंट इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रेन एंड पीजेंट्री देयरफॉर सफर्ड ट्रेमेंडसली. और औरंगजेब का अपने आखिरी दिनों में इस तरह के मनसबदारों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था और इसीलिए जो किसान थे वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस किया करते थे. वी रेड अबाउट द नंबर ऑफ रिवोल्ट्स इन द टाइम ऑफ औरंगजेब.